दें, यूएनएचसीआर ऑफिस के बाहर अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आपको यह भी बताएं कि शरणार्थी कार्ड और पुनर्वास विकल्पों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में अफगान नागरिक जमा हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइएगा क्योंकि ये तस्वीरें दिखानी आपके लिए बेहद जरूरी है। इलाका वसंत विहार का है और काफी तादाद में आपको महिलाएं, बच्चे, पुरुष नजर आ रहे होंगे जो मांग कर रहे हैं शरणार्थी कार्ड की। और हालांकि अगर बात करें तो ये एक दिन की तस्वीर नहीं है, पिछले कई दिनों से यही तस्वीर देखने को मिल रही है जब अच्छी खासी तादाद आप अफगान नागरिकों की गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। और आपको ये तस्वीर दिखाने का मकसद हमारा यही है कि आप समझ जाएं कि खबर क्या है। और आज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी वसंत विहार इलाके के अंदर पहुंचे और जानने की पूरी कोशिश की कि आखिर स्थिति क्या है। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इशफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज पे 5 के पंच के में जुड़ने के लिए। इशफाक, आखिर स्थिति क्या थी, क्योंकि आप खुद ही गए थोड़ी देर पहले, आपने बातचीत करने की कोशिश की, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या अफगान नागरिकों की तरफ से कहा जा रहा था, क्योंकि जो उनका दर्द है अगर वो कोई समझ जाए तो वाकई उनके लिए बेहतर होगा जिसकी वो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हर्ष, आज तीसरा दिन था दिल्ली के अंदर जो यूएनआरसीएच का ऑफिस है वहां पर अफगान नागरिक जो है वो धरना दे रहे हैं और आज तीसरा दिन था धरने का। और धरने की वजह को जानने के लिए और बेसिक काज क्या है उसको जानने के लिए आज हम वहां पहुंचे थे और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा अफगान युवकों के साथ हमारी बात हुई, महिलाओं के साथ बात हुई और कुछ उन लोगों से भी बात हुई जो न हिंदी बोल पाते थे न उर्दू बोल पाते थे, लेकिन ट्रांसलेटर का हमने इस्तेमाल किया। जो वहां पर मकामी नौजवान थे, सिक्योरिटी के जवान जो अफगानिस्तान के थे, उनसे हमने ट्रांसलेट करके कुछ चीजें पूछी, जिसके बाद बड़ी चीजें जो वो सामने आई है। नाराजगी उनकी भारत से बिल्कुल भी नहीं है जी। उनकी नाराजगी जो है वो यूएनएचआरसी दफ्तर से है कि ये दफ्तर खामोश है अफगानिस्तान को लेकर। और जो अफगानिस्तान के जो नागरिक पिछले 10 साल के दौरान भी आए हैं, उनकी फाइलों पर कोई भी हतमी फैसला जो है, फाइनल डिसीजन जो है वो यूएनएचआरसी की तरफ से नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से वो पिछले 20 साल से दर बदर की ठोकरें दिल्ली के अंदर खा रहे हैं। स्कूल का फीस उनके पास नहीं है, घर चलाने की पूरी व्यवस्था उनके पास नहीं है, और अगर वो कुछ यहाँ करना चाहते, खरीदना चाहते, क्योंकि उन्हें फिर यहाँ पर बेसिक राइट्स वो नहीं है। क्योंकि अफगान नागरिकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि उन्हें ये होना चाहिए कि उन्हें मान्यता मिल जाती है एनआरसी से, उसके बाद कुछ पैसे उन्हें दिए जाते ताकि वो अकॉर्डिंगली अपना काम करते। तो उनका मानना है कि जो अब इस तरीके से इस वक्त जो खबर आ रही है कि 40 से 50 हजार के करीब अफगान नागरिक जो है वो इस वक्त देश छोड़कर आ रहे हैं और उनमें बहुत सारे लोग भारत आना चाहते थे। वो यहाँ भारत से एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप यूएनएचआरसी की टिकट को लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ फंसेंगे, और इनका मानना है कि जैसे हम तिहाड़ जेल के अंदर फंसे हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं नहीं कर पाते। तो गुस्सा यूएनएचआरसी पर था और यूएनएचआरसी के जो लोग यहाँ दिल्ली के अंदर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो हमें बाहरी गेट पर यह बताया गया कि अंदर कोई भी ऑफिशियल मौजूद नहीं है। जब से अफगान नागरिकों ने यूएनएचआरसी के दफ्तर के बाहर सिम कर दिया है, बैठकर धरना दे दिया है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, तब से ही कोई अफसर अंदर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये यकीन है कि ये आवाज जो है वो पूरे दुनिया तक जाएगी और उनके जो बेसिक इश्यूज है वो हल होंगे। ये एक पार्ट था इसका। और दूसरा पार्ट था ऐसा भी है कि कुछ लोग बिल्कुल हाल में आए हैं जब से तालिबान ने वहां टेक कवर किया है, और कुछ ऐसे वीडियोस उनकी तरफ से दिखाए गए जो शायद हम टेलीविजन चैनल पर दिखा भी ना पाए, इतने खतरनाक वो दर्द भरे वीडियोस है। और ये लगातार माना जा रहा है लोगों की तरफ से कि तालिबान का जो साबिका दौर है, पुराना दौर है, जब बामियान को जहां पर बुद्धा की स्टेच्यूज थे उनको बारूद से उड़ाया गया और फिर जिस तरीके से वहां के ऑफिशियल्स को सड़कों पर लटकाया गया, वो हम नहीं भूल सकते हैं। अगर कि आज के अफगान ने अमेरिका के साथ बात की है, अगर कि आज के तालिबान ने अफगानिस्तान के साथ बात की है, लेकिन भरोसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं है कि अफगानिस्तान में वो हालात बेहतर होंगे जो अशरफ गनी के दौर या उससे पहले थी। नंबर 1। नंबर 2, जो खदशा उन्हें है, जो डर उन्हें सता रहा है, वो ये है
कि अफगानिस्तान के अंदर इतने ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन जब तालिबान आया तो तालिबान में बहुत सारे लोग अंग्रेजी, उर्दू, अरबी बोलने वाले हैं, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा खदशा उन्हें पैदा हो रहा है कि शायद ये वो तालिबान नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, बल्कि इसके अंदर अलकायदा और पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड लोग भी होंगे जो शायद अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को नहीं देखना चाहते हैं और स्टेबल अफगानिस्तान नहीं चाहते हैं। तो अपनी अपनी बात हर एक ने हमारे साथ की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो यूएनएचआरसी का रोल है वो यहाँ दिल्ली ऑफिस में अभी तक दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे दो सवाल और रहेंगे गौहर, क्योंकि अगर हम बात करें क्या यूएनएचसीआर की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो भाषा हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बोल रहे हैं अफगान लोग कि हम तालिबान को समझ रहे हैं, वो पश्तून नहीं बोलते हैं, वो दरिया लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं उस आधार पर वो समझने की कोशिश करें कि क्या भविष्य होने वाला होगा, क्योंकि 1996 का तालिबान और अब के तालिबान में बहुत अंतर आ चुका है। 20 साल के गैप में क्या कुछ बदला, सबको इस वक्त दिख रहा है। देखिए, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, जिन महिलाओं से हमारी बात हुई है, उनमें एक महिला अफगान पुलिस की ऑफिशियल थी जिनकी रिसेंटली कंधार के बाहर एक आंख निकाली गई है, ये भी हमने आज देखा है वहां पर, और ये रिसेंटली हुआ है। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले सवाल पर आता हूं कि जो ऑफिस है, रिफ्यूजीज का जो ऑफिस है, यूएनएचआरसी का जो दफ्तर है, वो डिफंग है आज के दिन में दिल्ली के अंदर। पिछले 3 दिन से जो धरना प्रदर्शन अफगानियों की तरफ से किया जा रहा है, वहां दफ्तर के अंदर कोई भी ऑफिशियल नहीं है जो बाहर आकर इन्हें ब्रीफ करे, इनकी बात को सुने और इन्हें कोई एश्योरेंस दे। नंबर 1, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, और मुझे लगता है कि शायद आज या कल में कोई ना कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां से आएगा। और जहां तक दूसरी बात है कि जो 96 का तालिबान था और 2021 का तालिबान है, क्या इसमें फर्क है? मेरी नजर में जो फर्क है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। पिछली बार बंदूक हाथ में लेकर पूरे अफगानिस्तान के अंदर काबू करने की कोशिश की गई, इस बार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ नेगोशिएशन की गई है, एक टेबल टॉक किया गया है, और वो टेबल टॉक एक डिप्लोमेटिक टॉक था जिसमें दुनिया की सबसे बड़े सुपर पावर ने इस बात को माना कि वो उल्टे पांव जी लौटेगा और डेडलाइन दे दी है। और कल हमने देखा तो उस नेगोशिएशन का पावर इतना है कि बिडेन ने कल जब G7 देशों के साथ बात की तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि जो सेट डेडलाइन है उसी को लेकर हम जी वापस जा रहे हैं। फिर CIA चीफ का अफगानिस्तान जाकर बातचीत करना, ये नेगोशिएशन पावर का आप एक हिस्सा देख सकते हैं। ये एक मेजर चेंज है जो पुराने तालिबान और आज की में है। और दूसरा बड़ा चेंज जो मेरी नजर में है और जिसे विश्व भी मान रहा है वो ये है कि इस बार इंडर अफगान जो है, यानी जो अफगानिस्तान के इतने ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस है, अफगानिस्तान के अंदर इस बार जो इंटीरिम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि नॉर्दर्न फ्रंटियर एरियाज के अंदर जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर अहमद मसूद डटे हुए हैं, सोलिया डटे हुए हैं, वहां पर भी नेगोशिएशन करने की कोशिश की जा रही है। और ये तालिबान मैसेज देने की अफगानिस्तान से कोशिश कर रहा है कि देखिए हम पीस प्रोसेस के जरिए से इश्यूज को एड्रेस करना चाहता है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको मॉनिटर कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि आम अफगानी आज के दिन भी हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तपती धूप के अंदर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि कोई जहाज आके उसे यहां से निकालने की, उसे डर है, दहशत है, खौफ है। एक आखिरी सवाल इस वक्त मेरा ये रहेगा, क्योंकि जब हम यूएनएचसीआर का जिक्र करते हैं तो शरणार्थी कार्ड का जो जिक्र इस वक्त अफगान नागरिक कर रहे हैं उसमें थोड़ा प्रोसेस होता है, और अब भारत सरकार का जिक्र करें तो भारत सरकार ये कह रही है कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले है कि किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट से भारतीयों को लाया जाए भारत के अंदर। तो क्या ये सिचुएशन हो सकती है आगे आने वाले समय में? देखें कि हाँ, यूएनएचसीआर की तरफ से भी कोई बयान जारी किया जाए, भारत सरकार की तरफ से कोई बयान जारी किया जाए, और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात अपनी कर रहे हैं, इनकी बातों को सुना जाए। देखिए, जहां तक यूएनएचआरसी की बात करें तो जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि 20,000 फाइलें पेंडिंग है जी, और अगर हर दिन 5 फाइलें भी वो क्लियर करती है तो 3 साल का वक्त लगेगा। ये तो पुराना लॉट है, नए लॉट में कितने आएंगे अभी इसका कोई पता नहीं है जी। तो यूएनएचआरसी क्या करेगा ये बड़ा सवाल है, और किस तरीके से वो इसको एड्रेस कर पाएगा बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर लोग इसको पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों को जो
अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्क में एसेलियम लेते हैं, दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं, उनको रहने सहने के लिए पैसा देते हैं, वो पैसा अभी इनको नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये नाराज है। नंबर 1। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि जो लोग भारत आना चाहते हैं आए, लेकिन आगे क्या होगा उस पर कोई गारंटी नहीं है। ये जरूर हमारे पास कानून है, उसका इतलाक कैसे होगा, कौन करेगा, इस पर कुछ और टर्म्स एंड रेफरेंसेस जो वो आएंगी, उसके बाद हो सकता है उन लोगों को जो यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, जिनमें प्रायोरिटी होगी उनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उन्हें इजीली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेंट होकर आए हैं, जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां की है, मुसलमान है। तो ये एक बड़ा अब मसला बनेगा कि किस तरीके से इस ह्यूमन क्राइसिस को एड्रेस किया जाए। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्थिति को समझाने के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इशफाक गए थे और तस्वीरें खासकर आपके लिए लेकर आए हैं और बता रहे थे कि परिस्थितियां कैसी है। खैर ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि ये परिस्थितियां सुधरेंगी या नहीं। एसएस पठानिया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या अफगानिस्तान का भविष्य रहने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। पठानिया साहब, इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे पहुंचे आज वसंत विहार इलाके में। जो अफगान नागरिक दर्द बयां कर रहे थे वो वाकई रूह को कपा देने वाले थे। जिस तरीके से तालिबान ने अपना खौफ अफगानियों पर कायम किया है, पर क्या लगता है आपको, क्योंकि दिल्ली का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान के अंदर अब परिस्थितियां वही रहेंगी जो तालिबान चाहेगा? देखिए हर्ष जी, जहां तक इनके खौफ की बात कर सकते हैं उसका नमूना आपने देखा था कि जब यूएसए एयरक्राफ्ट के ऊपर 2 वहां के जवान लड़के थे, वो व्हील को पकड़ के गए थे, विच वाज ए श्योर डेथ, और उनको भी इसका पता था। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि किस हद तक इनका खौफ है वहां पे, और ये किस तरह के जालिम और क्रूर लोग हैं। और टेररिस्ट से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? इसीलिए दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट और पीपल और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज हैविंग सम एथिक्स एंड सम मोरालिटी। That's a congregation of mercenaries and terrorists जो कि गन की पावर से अपना जो फायदा है वो उठाना चाहते हैं। इन लोगों का कोई करैक्टर नहीं है। तो ये जो गौर साहब गए थे, ये बिल्कुल सही मैं सुन रहा था कि इन लोगों का जो दर्द है वो उसको बयान नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन के उनके साथ सिंपैथी बता सकते हैं। जहां तक तालिबान का सवाल है, वो अभी देखिए अभी तक उन्होंने पूरी तरह से गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं की है, लेकिन उनकी जो क्रूरता के जो किस्से हैं, जो उनका ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं वुमेन के साथ, जवानों के साथ, वो जब जाहिर है मॉडर्न फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मुखौटा पहन के आप कितनी देर चल सकते हैं? एक दिन आपका जो फंडामेंटल करेक्टर है वो तो उभर के सामने आएगा। ठीक है, लेकिन पठानिया साहब अगर भारत का जिक्र करते हैं तो भारत की अब रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अफगान नागरिक कह रहे हैं कि जब हम किसी देश के अंदर जा रहे हैं तो अब ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि हम वहां पर कुछ कर सके। क्योंकि हम एक तस्वीर वायरल हो रही थी, वो भी दिखा रहे थे कि एक पूर्व मंत्री साहब हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में थे, आज जर्मन के अंदर पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं स्थितियां बड़ी हम देख रहे हैं कि खराब अब लग रही है। लेकिन भारत की ऐसे में रणनीति क्या हो? क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी दलों के साथ, और यह भी कहा जा रहा है कि भारत आगे आने वाली परिस्थितियों में कुछ ऐसा कर सकता है जो सरप्राइज होगा। देखिए हर जी, भारत के सामने इस समय 3 समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो $3 बिलियन से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। नंबर 2, हमारा अफगानिस्तान के साथ तकरीबन $1.5 बिलियन का ट्रेड है, और उस ट्रेड का जो रूट है वो दोनों रूट जो है वो पाकिस्तान से निकलते हैं, जो अभी बंद हो गए हैं। उसकी वजह से आपने ये देखा होगा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ड्राई फ्रूट रिलेटेड जो जितने भी आइटम्स हैं उनके प्राइस जो है डबल से ट्रिपल हो गए हैं, और जो लोग इस काम में मुलविस थे, जो व्यापार कर रहे थे, दे आर सफरिंग बैडली। और तीसरी समस्या जो भारत के सामने आएगी वो आएगी शरणार्थियों की, क्योंकि इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो उस हालत में, जबकि हमारा वैसे ही एक सिस्टम चल रहा है। एनसीआर की अगर बात कर रहे हैं, सीए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें वैसे ही गर्म है। और भारत तो उतना सामर्थ्यवान देश नहीं है। देखिए ये सऊदी अरेबिया जैसी जो कंट्रीज हैं, उनको इस समय आगे आना चाहिए अपने मुस्लिम ब्रदर्स के लिए, और उनको अकोमोडेट करना चाहिए। वहां पे 10 लाख शरणार्थी रह सकते हैं, जो मक्का मदीना में 1 लाख टेंट बने हुए हैं। लेकिन पठानिया साहब, क्या मैं आपको टोक रहा हूं इसलिए, क्या आपको नहीं लगता कि
मुस्लिम के नाम पर, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम तो किया जाता है, आप मेरे भाई हैं, लेकिन सभी देश चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही हो अपना फायदा देखता है। सऊदी अरब का जिक्र करें या फिर पाकिस्तान का जिक्र करें, अब देखिए ना, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं मुसलमानों के नाम पर तो ये कहा जाता है पाकिस्तान तालिबान को तो हम देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए तालिबान ही खतरनाक हो जाएगा। अब अफगानिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान के अंदर मुस्लिम ही है, हालांकि भाषाएं अलग हैं, भाषाएं अलग बोली जाती हैं, लेकिन मारा जा रहा है। देखिए हर्जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सबसे पहले कोई भी जो कंट्री होगी, बी इट ए मुस्लिम नेशन और नॉन मुस्लिम नेशन, दे विल लुक फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट। नंबर 2, हम बात करते हैं मानवता की या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कितनी आपकी रीच है, कितने लोगों को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। एंड दैट दिस इज नॉट ए परमानेंट मेजर्स, बिकॉज टुमारो सिचुएशन में इंप्रूव इन अफगानिस्तान एंड नोबडी लाइक्स टू बी इन द बोर्ड ऑफ ए शरणार्थी फॉरएवर। अब जो पिज्जा वाली बात कर रहे हैं, जो वहां पे मिनिस्टर थे जो भी पिज्जा बेच रहे हैं, तो ये टेम्पररी फेज है। एंड दुआ कीजिए कि कल को वहां पे चीजें अच्छी हो जाएंगी, अच्छी गवर्नमेंट आएगी, डेमोक्रेटिक टू सम एक्सटेंट, नॉट ओनली टोटल शरिया वाली वो जो बात करते हैं, वो बड़ा डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन है उनकी शरिया की। सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होप फॉर द बेस्ट। बट इस समय जो जरूरत है कि पूरे विश्व को अपने जो नेशनल इंटरेस्ट और जो स्ट्रेटेजी है उसको दरकिनार करके मानवता की जितनी वो मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। ठीक है पठानिया साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि तालिबान को भी दिखाना पड़ेगा, जो हम डिस्कस पहले भी कर रहे थे कि भैया अपनी छवि तो आपको दिखानी होगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं महिलाओं के हक के लिए तो दुनिया भर के देश आवाज उठाते रहे हैं, हर एक देश में महिलाएं अपनी आवाज उठाती रही है कि हमें बराबरी का हक चाहिए। लेकिन तालिबान के अंदर जो हम देख रहे थे कि अशरफ गनी की सरकार थी, धीरे धीरे लड़कियां जाने लगी थी स्कूलों के अंदर, और वहां का जो शिक्षा का प्रतिशत था, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट कहती है, वो 22% से ऊपर पहुंच गया था। अब क्या वो स्थिति और खराब होने जा रही है, क्योंकि तालिबान तो शरिया कानून लागू करेगा और वो तो ये भी कहता है कि आप मर्द के बिना बाहर मत निकलिए, तो मर्द के बिना तो आप स्कूल भी नहीं जाएंगी, बच्चियां स्कूल भी नहीं जाएंगी। अब स्कूल बच्चियां जाएंगी तो क्या मर्द बगल में बैठा होगा? देखिए, जब ये तालिबान पावर में आए थे हर चीज, उसके पीछे दो वजह थी। एक तो जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो दे आर ए प्राउड कम्युनिटी एंड दे डोंट वांट दे शुड बी गवर्न बाय सम फॉरेन पावर, दैट वाज द रीजन दे गॉट टुगेदर। एंड दूसरा जो उनका इकट्ठे होने का वजह थी वो ये थी कि रिलीजियस ग्राउंड, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात देते हैं, उनके पड़ोसी मुल्क की जिनका उनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है, वहां देखिए वुमेन जो है कितना आजादी को यूज कर रही है। देयर आर नो सच लॉ एंड पाकिस्तान हैज आल्सो मेड ए स्टेटमेंट that women is too early to state। उनको तो भी तालिबान के जो लीडर है उनको तो यही समझ नहीं आ रहा है कि हम गवर्नमेंट कैसे बनाएं। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। उनका जो लेटेस्ट बहाना ये है कि जब तक यूएसए पूरी तरह से यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकता हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे। तो जब आप गवर्नमेंट ही बनाने के मूड में नहीं है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, तो उस समय आप क्या स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, आप क्या नैरेटिव और मैसेज लेके लोगों के पास जाएंगे? तो इट्स टू अर्ली। इस समय हम कंजेक्चरी यूज कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, स्पेकुलेट कर सकते हैं। और देखिए ये जो नॉर्दर्न अलायंस आ रहा है इसको वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट इट। बिल्कुल, नॉर्दर्न अलायंस की अपनी हिस्ट्री है, और नॉर्दर्न अलायंस 2.0 जो भी चल रहा है उसको बाहर की जो पावर है कितना सपोर्ट करती है और किस हद तक तालिबान गवर्नमेंट को ये मजबूर कर सकते हैं कि वो एक मिलीजुली सरकार बनाए जिसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी उतना ही तवज्जो दिया जाए जितने की अपनी इस्लामिक शरिया या दूसरे लॉज हैं। ठीक है पठानिया साहब, मैंने आखिरी सवाल जरूर आपसे कहा था, लेकिन एक सवाल और जहन में है। 31 तारीख का जिक्र बड़ा हो रहा है, क्या लगता है आपको, क्या 31 तारीख का अल्टीमेटम जो तालिबान दे रहा है, और G7 की मीटिंग में भी आवाज उठी है कि 31 तारीख से और ज्यादा समय मिलना चाहिए ताकि तमाम देश अपने लोगों को वहां से निकाल सके, लेकिन तालिबान तो फरमान सुना चुका है, वो तो अमेरिका के भी नहीं सुन रहा है। तो आगे आने वाले समय में तस्वीर बदली नजर आएगी क्या? क्योंकि अमेरिका तो पहले कह चुका है कि अगर एक भी नागरिक को खरोच तक आई तो अंजाम बुरे होंगे। देखिए, तालिबान जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है दैट इज ए पार्ट ऑफ ए पोस्टरिंग। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर नॉट बॉदर्ड फॉर ए बड़ी सुपर पावर लाइक यूएसए एंड वी कुडंट केयर लेस। डिप्लोमेटिकली क्या चल रहा है ना हर्षजी, आपको पता है ना मेरे को पता है जी। बट वन थिंग आई कैन से विद ए फेयर डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट दिस डेडलाइन विल बी एक्सटेंडेड। अभी कितनी एक्सटेंड होती है, और स्टार्ट ओनली यूएसए, इट्स अदर कंट्रीज आल्सो।
और तालिबान इस समय उस पोजीशन में नहीं है कि वो वर्ल्ड को डिक्टेट कर सके, बिकॉज एक तरफ उनको अपनी मान्यता चाहिए, उनको अपना एक मॉडरेट फेस दिखाना है। नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने जो है उसको खत्म करना है, उसको जो भी उनकी स्ट्रेटेजी चल रही होगी, सो दे कैन नॉट ओपन too many fronts at a given point of time. So likely, very unlikely to happen that they will stick to that deadline, and after the deadline is over, that they will cause any kind of atrocity on citizens of other countries which are in Afghanistan at the moment. ठीक है पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए 5 के पंच में और बताने के लिए कि आखिर सिचुएशन क्या है। फिलहाल पठानिया साहब बता रहे थे कि आखिर भविष्य कैसा होने वाला है जो ना हमें पता है, और हालांकि अगर बात करें तो इशारा जरूर मिल रहा है कि भविष्य कैसा हो सकता है, क्योंकि तालिबान अब सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन आखिर कैसे, क्या वाकई ये हो पाएगा? पुलिस